नमस्कार दोस्तों, टीचर अपडेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें नई अपडेट के लिए। दाइक जी, दोस्तों, आपका जो भी अब सवाल है अनुदेशक आप शिक्षा पूछना मित्र चाहते हैं वो आपके ही कमेंट बॉक्स में पूछें और मुखार वीडियो को बिंदु से लाइक सुनना करें। चाहता है कि पूरी अगला वीडियो देखें और जानकारी क्या प्राप्त करें। तैयारी रहेगी। फिर हम बात करेंगे आपसे चुनाव की, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। जी मिश्रा जी, आप भी बैठे हैं, माननीय विक्रम जी भी हैं, उनके साथी भी हैं। पहले तो मैं पहले से कहता रहा हूं कि हमारे जो अनुदेशक हैं, इन्होंने हमेशा ही बड़ी शालीनता का परिचय दिया है। शिक्षा मित्रों के कुछ संगठन ऐसे जरूर रहे जिन्होंने सरकार के बीच में और शिक्षा मित्रों के बीच में बैर खड़ा करने का काम किया, और उसका नुकसान शिक्षा मित्रों को भी झेलना पड़ा और अनुदेशकों को भी झेलना पड़ा। सरकार के मन में अनुदेशकों के प्रति पहले भी कोई नाराजगी नहीं। धीरे धीरे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, क्योंकि पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिक्षकों की पैरवी करने का दायित्व मेरा। वो शिक्षक चाहे वो प्राइमरी के हों, माध्यमिक के हों, हायर एजुकेशन के हों, सबके विषय रखना मैंने अपना दायित्व माना भी है, मेरा दायित्व है भी। उसी के तहत हमने जो हमारे तदर्थ शिक्षक थे उनका भी विषय माननीय मुख्यमंत्री जी से परस्यू किया, और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात को तवज्जो दी, हमारे संगठन की बात को माना, और उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण बाहर हो गए थे, उनको 25,000 और 30,000 रुपए के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति का व्यवस्था बनाई। इसी प्रकार शिक्षा मित्रों अनुदेशकों के बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी से बराबर बराबर हम लोग 1-1.5 साल से भेंट कर रहे थे, मिल रहे थे। लोकसभा चुनाव के दौरान जब मैं बनारस में माननीय नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में लगा था, तो वहां पर मुझे अजय सिंह, जो हमारे वहाँ के शिक्षा मित्र के जिला अध्यक्ष हैं, जी जी, शिक्षा मित्र संघ के, वो मिले थे, और फिर उन्हीं के माध्यम से सारे उनके प्रदेश की टीम मिली। मैंने कहा था कि भाई आप लोग गलत ट्रैक पर हो, विरोध करके प्राप्त नहीं हो सकता, आप सरकार के साथ आओ, कंधा मिलाओ, आप समस्या हम लोग सुनेंगे और सुलझवाएंगे। वहां से भेंट शुरू हुई और फिर मैंने उनका जो उनसे वादा किया था उसको निभाने का काम किया। सालों हम लोग मिलते रहे, धीरे धीरे नाराजगियां पटी, चीजें खत्म हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस समय ये ऐलान किया था कि हम जितने हमारे संविदा कर्मी हैं उनको भी हम आयुष्मान कार्ड की सुविधा देंगे, आयुष्मान का लाभ देंगे। तो मैंने उस दिन भी ये आग्रह किया था, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपका धन्यवाद करने आए हैं कि आपने हमारे संविदा कर्मियों को, जिनमें हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक आते हैं, उनको आयुष्मान योजना का लाभ देने की बात कही है। साथ ही मेरा निवेदन ये है कि हमारे जो वित्तविहीन शिक्षक हैं उनको भी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ दे दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि स्टेप बाय स्टेप हम ये सब करेंगे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा निभाया। केवल इतना ही नहीं, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों और बड़े लंबे समय से एडेड कॉलेजों के शिक्षक डिमांड कर रहे थे कि हमें कैशलेस इलाज की सुविधा मिलनी चाहिए, जिस तरह राज्य के शिक्षकों को मिलती है। वैधानिक अड़चन आती थी कि वे तो राज्य के कर्मचारी हैं, आप राजकीय नहीं है, लेकिन अशासकीय हैं आप, आपको केवल वेतन का मानदेय मिलता है, वेतन के बराबर का पैसा सरकार देती है, अनुदान देती है। प्राइमरी वालों के सामने भी यही बात आती थी, बेसिक के शिक्षक मांग करते थे तो कहा जाता भाई आप तो परिषद के शिक्षक हैं, आप सीधे गवर्नमेंट के नहीं हैं, वहां भी अड़चन आती थी। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिल्ली दिखाई, सारी अड़चनों को दूर करते हुए, चाहे हमारे एडिट कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे हमारे प्राइमरी के शिक्षक हों, चाहे हमारे शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों, वित्तविहीन शिक्षक हों, और तो और रसोईया भी, जिनका तो बेचारों का कोई संगठन नहीं था, कोई बात नहीं करते थे, कभी मुझे कोई मिला भी नहीं रसोईया संघ का व्यक्ति। मुझसे शिक्षा मित्र मिलते रहे हैं, शिक्षा मित्र संघ के लोग मिलते रहे हैं, चाहे वो शिव कुमार जी हों, शिव कुमार मिश्रा जी हों, या सुशील जी हों, या अन्य लोग हैं। और अनुदेशक के संघ की तरफ से विक्रम सिंह जी बराबर मिलते रहे हैं, लेकिन बेचारे रसोइयों का कभी कोई प्रतिनिधि नहीं मिला। पर उनके बारे में भी दरिया दिली माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिखाई। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का दीजिए कि उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत की, और जब अर्थव्यवस्था मजबूत की, यहाँ पर निवेश बढ़ाया, यहाँ की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाया, तब ये तय किया कि जो मोदी जी ने नारा दिया, सबका साथ सबका विकास, उसी को ध्यान में रखकर, सबको लाभ मिले, सबका कल्याण हो, इसको ध्यान में रखकर उन्होंने
ये योजना लाए और 9.5 से 10 लाख लोग हैं जो इससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद अगला विषय आता है कि हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशकों का, रसोइयों का मानदेय बढ़े। तो उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षक दिवस के दिन 5 सितंबर को एक घोषणा कर ही दी कि मैं एक हाई पावर कमेटी बना रहा हूँ और जैसे उसकी रिपोर्ट आएगी हमें ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि बार बार इसके लिए ना कहना पड़े। महंगाई के अनुसार स्वतः उनका मानदेय हर वर्ष बढ़ता रहे। उनको भी पता रहेगा कि इस वर्ष हमारा मानदेय कितना बढ़ने वाला है और हमारे भी सिस्टम को भी पता रहेगा कि इस बार इनका इतना पैसा बढ़ने वाला है। तो वो सब चीजें हल करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और आप देख रहे होंगे संविदा कर्मी हैं जो संविदा पर लगने वाले हैं विद्यालयों में, उनके लिए भी ये व्यवस्था कर दी कि उनको एक आयोग बना दिया उनका कि वो आयोग के द्वारा उनके हितों की रक्षा होगी, उनको वेतन, मिनिमम वेतन मिले, उनका चयन ठीक से हो। इस सब की व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिले, उसका ध्यान माननीय मोदी जी की तरह ही माननीय योगी जी को भी है और वो हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आप सबकी तरफ से। और मेरा प्रयास भी, मैं लखनऊ गया था लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से उस समय भेंट नहीं हो पाई थी, तो हम सारे एमएलसी मिलकर उनको धन्यवाद भी ज्ञापित करना चाहते हैं और मिलकर वो आगे के कार्यक्रम की भी कोई रचना ऐसी बनाएंगे कि जिसमें हम सब लोग सामूहिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का, अपनी सरकार का धन्यवाद ज्ञापित कर सकें कि उन्होंने हमारे शिक्षकों के बारे में सोचा है। जो अन्य भी हमारे शिक्षकों के विषय रह रहे हैं उनको भी हमारी सरकार गंभीरता से हल कराएगी। साथियों, केवल शिक्षकों का ही विषय नहीं, हमारे जो प्रदेश के बच्चे हैं वो मेधा में कहीं पीछे न रहे, दुनिया के मुकाबले में सामने खड़े हो सके, इसलिए अच्छी एजुकेशन उनको मिले। और वो बिना अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के और बिना अच्छे शिक्षकों के संभव नहीं। पहले जो नियुक्तियां होती थी कि चाहे जिसको पकड़ा उसको ये सोचकर कि चलो इसका भला हो जाएगा, इसको नौकरी दे दो, नौकरी सोचकर शिक्षक का चयन करना ये गलत है। इससे गुणवत्ता के साथ समझौता होता है। एक शिक्षक अपने जीवन में कम से कम 20,000 बच्चों को पढ़ाता है। यदि किसी विषय का वो खुद मर्मज्ञ नहीं है तो वो बच्चों को उसमें मर्मज्ञ नहीं बना सकता और ऐसा होने से हमारी जनरेशन पिछड़ जाती है, कंपटीशन में दुनिया के सामने पर खड़ी नहीं हो पाती। तो वो ठीक से खड़ा हो सके इसलिए उन्होंने योग्यता के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती की। 1.5 लाख से ज्यादा, 1,65,000 प्राइमरी के शिक्षकों की भर्ती की है। 35,000 माध्यमिक स्कूलों में, एडेड स्कूलों में भर्ती की है। 15,000 से ज्यादा राज्य के शिक्षकों की भर्ती की है। और वो सब योग्यता के आधार पर, कोई माई लाल ये नहीं कह सकता किसी शिक्षक से किसी ने कोई पैसा ले लिया हो या किसी के चयन में कोई सिफारिश चली हो। योग्यता के आधार पर जब शिक्षकों का चयन हुआ है तो आने वाली जनरेशन अवश्य ही योग्य हमारी निकल कर आएगी। इसके साथ हमारी सरकार काम कर रही है, तो मैं अपनी सरकार को धन्यवाद देता हूँ। विद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो इसलिए उन्होंने जो प्राइमरी के स्कूल है उनमें कायाकल्प योजना चलाई और उनमें फर्नीचर हो, शौचालय हो, पानी की व्यवस्था हो, सफाई की व्यवस्था हो, वो प्राइमरी के स्कूलों में किया। वहां के सभी शिक्षकों को टैब उपलब्ध कराए जिससे वो तकनीकी शिक्षा में भी दक्ष हो सके, हाजिरी भी लगा सके और बच्चों को भी ठीक चीजें दे सके। और आज के आप देख भी रहे होंगे बच्चों के पढ़ाने वाले शिक्षकों के तमाम वीडियो अब आते हैं, तो गर्व होता है कि हमारे प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों को भी इतना ज्ञान है और वो बच्चों को इतनी गंभीरता से पढ़ा रहे हैं। ये ठीक है, कुछ अपवाद भी है, कुछ ऐसे लोग जो पुरानी आदतों की जिनको पड़ी हुई है, कामचोरी की, वो दिक्कत भी पैदा करते हैं। लेकिन अब शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से हमारे प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले की शिक्षा हमारे बच्चों को दे रहे हैं, तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है। और इसी में माध्यमिक कॉलेजों को, माध्यमिक स्तर के जो विद्यालय हैं जी, वो चूंकि प्रबंध कमेटी के विद्यालय होते हैं, लेकिन प्रबंध कमेटी के विद्यालयों की प्रॉपर्टी उनकी अपनी है, उसमें हम कैसे कल्याण करें, उनका जो भवन जर्जर हो गए हैं उनको कैसे बनवाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी 500 करोड़ रुपए की अलंकार योजना लेकर आए और अलंकार योजना में ये व्यवस्था बनाई कि मैनेजमेंट 50% पैसा दे देगी तो 50% हम दे देंगे और 100% उसका भवन निर्मित हो जाएगा। बाद में ये हुआ कि जब 50% भी मैनेजमेंट नहीं कर पा रही है तो 25% की व्यवस्था कर ले, 75% सरकार दे देगी। और उसमें भी फिर ये व्यवस्था कर दी कि वो 25% पैसा भी वो सांसद और विधायक निधि के प्रस्ताव से भी देंगे, तो वो भी हम मैनेजमेंट का ही माल लेंगे। इतनी व्यवस्था कैसे भी कर ले तो उनके भवन दुरुस्त हो जाए, भवन दुरुस्त हो जाएंगे तो बच्चों को एक बढ़िया इंफ्रा मिलेगा, एक बढ़िया वातावरण मिलेगा, वो सुविधा दी है। जिन विद्यालयों के पास जमीन तो है लेकिन वो उसका सदुपयोग नहीं कर पा रहे,
उनको अवसर दिया कि आप इसका व्यावसायिक उपयोग भी कर सकते हो, जिससे आपके विद्यालय के इंफ्रा को खड़ा करने के लिए आपको सुविधा मिले। दुकानें बना लो, कुछ ऐसा बना लो, हाँ। कुछ भी कर लो। आप उसमें कर सकते हो और बारात घर बना सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आपके विद्यालय की आय बढ़े। इन सब चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है। वो विद्यालयों को, शिक्षा के स्तर को बेहतर करना चाहते हैं। मैं भी कुछ दिन पहले एक जगह बैठा था तो बात हो रही थी कि पूरे देश में, जैसे कर्नाटक में 1996 में मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन हो गया था, पंजाब ने 2006 में मेडिकल यूनिवर्सिटी का गठन कर लिया था, हिमाचल ने कर लिया था, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में मेडिकल मेडिकल यूनिवर्सिटी नहीं थी। तो 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना लखनऊ में कराई, जो आज अपने भवन में चल रही है। और उसके द्वारा चाहे हमारे नर्सिंग के कोर्स हैं, जीएनएम के कोर्स हैं या पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उनको नियंत्रित संतुलित किया जा रहा है ताकि उसमें एजुकेशन ठीक मिल सके, फर्जिफिकेशन ना हो, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, मेडिकल की एजुकेशन अच्छी मिले, एमबीबीएस आदि एमडी भी उसी से हो रहे हैं। तो प्रदेश का स्तर उठ रहा है। फार्मेसी के स्तर पर भी हमारे यहाँ दवाइयां बने और निर्यात करें, मतलब हर दृष्टि पर ध्यान मुख्यमंत्री जी का है। मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अभी विधायक जी ने कई चीजें बताई, जैसे कैशलेस योजना जो है, बरसों से कोई सरकार अगर हिम्मत दिखाती तो कर सकती थी, कोई रोक टोक नहीं होती है, लेकिन नहीं कर पाए। अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात आई, जैसे हिमाचल जैसे छोटे राज्य, कर्नाटक, कई ऐसे राज्य थे जो बहुत पिछड़े राज्यों में गिने जाते हैं, वो भी बना चुके थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं थी। चलिए, विकास की गति निरंतर आगे बढ़े, यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं। लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, शिक्षा में जो निचले स्तर की जो प्राइमरी एजुकेशन है, वहीं से कुछ अजीबोगरीब हो गई है। इसका भी अब आप लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे शिक्षक पे काम इतने सौंप दिए गए, उन पर जरूर आप विधानसभा में चर्चा करें। बड़ी महत्वपूर्ण आपको बात बता रहे हैं कि प्राइमरी एजुकेशन में जो शिक्षक हैं, उनको बीएलओ से राशन में, कहीं किसी में, कहीं किसी में जिम्मेदारियां ज्यादा है। अगर कुछ कम हो जाए, और जो मुख्यमंत्री जी का भी बाल वाटिका और ये सब चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्राइमरी स्कूल की तरफ रुझान बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल ने फीस इतनी कर दी है कि अब देने के काबिल लोग नहीं है, तो बच्चे तो पढ़ाने। देखिए, जहां तक बीएलओ आदि की बात है, हम लोगों को ये अभ्यास होना चाहिए कि सरकार के हम अंग हैं, सरकार हम ही लोग चलाते हैं। शिक्षक को गर्व होना चाहिए कि वो शिक्षक केवल शिक्षण कार्य नहीं, बल्कि सरकार चलाने का भी काम कर रहा है, समाज का निर्माण करता है। समाज जैसी वो सृष्टि खड़ी करेंगे, वैसी सृष्टि आने वाले कल खड़ी होगी। तो इसकी ये बातें करना कि सब इससे 4 से 5 घंटे की आपकी ड्यूटी है, उसके बाद का समय आप समाज के लिए नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा सकते? जिस दिल्ली तो सोसाइटी से आप मिलती है। निकल के आए हो, सोसाइटी के लिए और नहीं कर सकते हो आप? 4 से 5 घंटे के बाद आपको समय देने में कठिनाई है? इस तरह के प्रश्न लाना ठीक नहीं है। वो जो सरकार, और भी को रोज का काम नहीं है ये भाई, चुनाव आएंगे काम तभी। रोज तो है नहीं, जब नहीं, चुनाव बीएलओ आता नहीं, तभी का है। और पहले बीएलए को आए या कोई और काम हो, वो रोज का तो काम है नहीं, कभी कभी का होता है। तो जो सरकार के तंत्र है, हाथ पैर है, उनसे तो सरकार काम नहीं, नहीं है। लेकिन वो लोग तो इसका नाजायज फायदा उठा जाते नहीं, हैं। प्राइवेट लोगों को जिम्मेदारी दे दे क्या सरकार? नहीं नहीं, वो लोग फायदा उठा लेते सरकारी लोगों को तो देगी जिम्मेदारी। नहीं, तो वो जो लोग आप जिम्मेदार व्यक्ति माने जा रहे हो, ये क्या कम बात है? आप पे भरोसा किया जा रहा है कि ये लोग काम ठीक करेंगे, ये लोग सत्य से ही अवगत कराएंगे, सत्य जिस व्यक्ति की वोट बननी चाहिए उसी की बनवाएंगे, ये फर्जिफिकेशन नहीं करेंगे। ये गौरव आप पर आपको होना चाहिए, आप पे भरोसा सरकार कर रही है कि हमारे शिक्षक है गलत काम नहीं करेंगे। इसमें तो गर्व होना चाहिए आपको नहीं, शिक्षक कि जिस शिक्षक पे तो निर्वाचन की प्रक्रिया के सबसे कारण ज्यादा होता है, सबको होता है। नहीं होना ही चाहिए। जिस निर्वाचन प्रक्रिया के कारण आने वाले कल की सरकारें खड़ी होंगी, वो प्रक्रिया का काम आपको दिया जा रहा है, इसमें तो आपको गर्व होना चाहिए। नहीं, शिक्षक को समाज का निर्माण करता माना जाता है। अगर जो काम एक आम नागरिक समझाने का प्रयास करे, एक शिक्षक समझाने का प्रयास करे, वो ज्यादा तो शिक्षक का समझाना कामयाब हो जाता है, वो आदमी समझाता रह जाता है। समझा। विधायक जी, अब चुनाव तैयार है और शायद 19 सीटों का चुनाव होगा ये आपके साथ। नहीं 11 सीट, 11 सीटों का। हमारी कुल मिलाकर 16 सीट है जी। 8 ग्रेजुएट की और 8 शिक्षक की, जिनमें से 5 सीटों का चुनाव हमारा 2023 में हुआ है जी। तो ये 2 चरणों में हो रहा है। तो वो 2029 में होगा, उनका 2029 में चरण आएगा। और हमारा जब पहले चुनाव हुआ था 2020 में, तो 11 सीटों का हुआ था। उन 11 सीटों का अब ड्यू है, लगभग वोट बनने की सूचना जारी हो चुकी है। वो प्रथम चरण का काम, कार्यक्रम जारी हो गया। कार्यक्रम जारी। क्या तैयारी है अब आपकी? क्योंकि मुझे लगता है प्रदेश में सबसे बड़ा क्षेत्र आपका है। नहीं, और भी क्षेत्र बड़े हैं हमारे। हमारे ये कॉन्स्टिट्यूंसी ही ऐसी है
जैसे मेरे में 2 कमिश्नरियां हैं, जी मेरठ और सहारनपुर कमिश्नरी। जी। ऐसे हमारी जो गोरखपुर वाली सीट है वो भी बड़ी है, उस और यहाँ तक अयोध्या तक जाती है, तो उनमें और भी ज्यादा जिले हैं। तो इसलिए कई कमिश्नरी ऐसी हैं जिनमें कई कमिश्नरी आती है। तो गोरखपुर वाली में एक तो इस सीट हिसाब से पर 2-3 कमिश्नरी हो जाएंगी कम से कम। हाँ, एक कमिश्नरी केवल ऐसी है, एक सीट जो हमारी कानपुर और उन्नाव वाली है, जिसमें केवल 3 जिले आते हैं। 4 जिले मान लो प्रशासनिक, कानपुर देहात, कानपुर शहर और उन्नाव, ये जिले केवल उसमें आते हैं। जी। बाकी सब कॉन्स्टिट्यूंसियां लंबी लंबी है। आपकी जो झांसी वाली है उसमें भी झांसी और प्रयाग दोनों कमिश्नरी, बांदा ये सब उसी में आते हैं। वो भी 3 कमिश्नरी की हो गई, बांदा, हाँ, चित्रकूट। तो अभी इस बार ये जरूर है, जैसे जो हमारी वाली सीट है मेरठ और सहारनपुर वाली, मेरठ सहारनपुर कमिश्नरी, इसमें शिक्षक और ग्रेजुएट दोनों सीटों पर चुनाव है एक ही बार में। हाँ, एक साथ, है ना। और जो हमारे बाद फिर बरेली वाली सीट है, बरेली और मुरादाबाद, उस पर केवल शिक्षक एमएलसी का चुनाव है, ग्रेजुएट का वहां 23 में हो चुका। फिर आगे आ जाओ आप इस पे झांसी और प्रयाग वाली सीट पर, वहां भी केवल स्नातक का चुनाव है, शिक्षक का नहीं। शिक्षक का नहीं है, शिक्षक का 23 में हो चुका है। अच्छा। और फिर जो बनारस में दोनों सीटों पर चुनाव है, शिक्षक और ग्रेजुएट दोनों पर चुनाव है। और गोरखपुर आगरा। वाली सीट पर केवल स्नातक का चुनाव है, आगरा। सॉरी स्नातक नहीं, शिक्षक का चुनाव है, स्नातक का 2023 में हो चुका है। जी। और आगरा अलीगढ़ वाली सीट पर दोनों का चुनाव, शिक्षक और ग्रेजुएट दोनों। अब आपकी क्या तैयारी, वोट बनने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? वोट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, हमारे सब कार्यकर्ता लग गए हैं, पार्टी के सब कार्यकर्ता, नीचे तक सिस्टम बन गया उनका, वो कॉलेज प्रमुख तक बन गए हैं और कॉलेजों तक जा जाकर वो अपना वोट बनवा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। और शिक्षक भाजपा से खुश हैं, मोदी जी और योगी जी के साथ चलना चाहते हैं, तो वो सब अपना वोट बनवा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। इसमें हर बार नए वोट बनते हैं टोटल। हाँ, इसमें जो पहली सूची होती है वो 0 हो जाती है। ये एक तरह से आप उसे वोटर लिस्ट की बजाय पंजीयन सूची है। तो जो मतलब शिक्षक पूरी नई होगी, मतदाता सारे सूची नई पूरी नई। हाँ, इसमें जो शिक्षक अपना विचार देकर अपना प्रतिनिधि विधान परिषद में भेजना चाहते हैं वो पंजीकरण कराते हैं। इसी तरह जो ग्रेजुएट, जो स्नातक हैं, वो अपना विचार देकर भेजना चाहते हैं, तो उसकी शर्त यह है कि जैसे अभी 1 नवंबर 2025 1 नवंबर 2025 से 3 वर्ष पूर्व जो स्नातक हो चुके हैं जी। वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और इसी तरह 2020 से और 1 नवंबर 2025 के बीच कम से कम ये 5 वर्ष का अनुभव, वैसे तो 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, कालखंड होता है, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना के कारण एक वर्ष चुनाव कम आगे बढ़ गया था, 20 20 में हुआ जबकि 19 में ड्यू था, तो इसलिए अभी ये 5 वर्ष का लिया गया। 2020 से और 1 नवंबर 25 के बीच में कोई 3 साल पढ़ाया, तो जो 3 वर्ष। 3 साल, अच्छा। जिसने 3 वर्ष पढ़ाया होगा उसका वोट बन जाएगा। ये तो अभी पिछली बार जब चुनाव और लड़े थे उसमें भी तब कम से कम, हाँ ये और बता दूं, उसमें भी कम से कम हाई स्कूल मान्यता प्राप्त विद्यालय, मतलब कम से कम हाई स्कूल की मान्यता हो, वही वोटर बनेगा। हाँ। और उसके बाद चाहे वो इंटर है, चाहे आईटीआई है, चाहे वो आपका डिग्री कॉलेज है, चाहे वो डिप्लोमा है, चाहे इंजीनियरिंग है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे वो आपका मेडिकल कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, जितने भी शिक्षण संस्थान मान्यता प्राप्त है उसके बाद हाई स्कूल और उससे ऊपर के हैं, वो आपको उनके वोट करेंगे। शिक्षकों का 3 साल पुराना अनुभव उनको है, तो वो अपना वोट बनवाकर वोट डलवा सकते नहीं, ये एक बड़ी हमें समझ में बात आई कि अनुदेशक शिक्षा में तो आपको वोट भी नहीं करेगा, फिर आपको फिक्र क्यों थी? मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि चूंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संयोजक हूँ शिक्षक प्रकोष्ठ का, तो मेरा दायित्व है सभी शिक्षकों की चिंता करना। तो मैंने चिंता की है, मेरी पार्टी के तो वोटर हैं, वो मेरी पार्टी के विधायकों को, जिला हमारे सांसदों को तो वोट करते हैं, और वे हमारे ग्रेजुएट वाले विधायकों को तो वोट करेंगे, तो मेरे अपने लोग हैं, मेरी चिंता, मेरा दायित्व बनता है चिंता करना। मतलब शिक्षक समाज की जिम्मेदारी थी, इसलिए सभी शिक्षकों को साथ लेकर चलना आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। नहीं, मैं तो इसलिए कहा कि अनुदेशक शिक्षा में तो बड़ा उबल जाती है, अगर आप 8 दिन हमारे साथ बात नहीं हुई, 15 दिन बात नहीं हुई, तो कहाँ गए विधायक जी, अब नहीं आएंगे, अब क्या होगा? तो मैं ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि विधायक जी की तो ये लालच था नहीं कि तुम वोट दोगे, तो इसलिए तुम्हारी जरूर चिंता करें। चिंता इस बात के लिए थी कि जब प्रदेश में लगातार 2 बार सत्ता बनती है तो सबके सहयोग से बनती है, और जब तीसरी बार भी जीतेंगे तो सबके सहयोग से जीतेंगे। वो बात अलग है कि सीटें कम हो ज्यादा हो, ये अलग विषय होता है, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो चाहे 205 सीटों की सरकार बने और चाहे 300 की, वो बराबरी होती है, सरकार सरकार होती है। ऐसे में विधायक जी की चिंता ये थी कि जब आप हम पर भरोसा कर रहे हो तो हम भी आपके भरोसे पर खरे उतरे,
ताकि आइंदा जब आपके सामने जाए तो हम सीना चौड़ा करके जाए कि हमने आपकी समस्याओं का निस्तारण करा है, आप वोट का नंबर है तो आप हमारा कर। तो इसमें कोई बात नहीं है, गिव एंड टेक का दौर चल रहा है, कोई नया थोड़ी है। तो अब आपका काम निपटा दिया है, लिहाजा ये भ्रम मत पालिए कि हमें मेंबर बनवा दिया, हमें ये करा दिया और अब विधायक जी सोच नहीं रहे। देखो सोचा और बताया, और अभी भी क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्दी इस प्रयास में है कि ऐलान हो जाए आपके वेतन का। विधायक जी, आपकी पिछली बार लोग जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी कितने वोटर थे? पिछली बार हमारी सीट पर 33,800 शिक्षकों का पंजीकरण हुआ था। शेष रह गए थे, वो नहीं चढ़ पाए थे समय से। कोरोना के कारण भी थोड़ा सा उसमें व्यवधान था। 33,800 हमारे शिक्षक वोट बने थे। उनमें से 19,400 वोट डले थे और 19,400 में द्वितीय वरीयता मिलाकर भी, प्रथम वरीयता मिलाकर भी हमारे जो निकटतम प्रतिद्वंदी कहूँ या जिनसे हमारा चुनाव था, आदरणीय ओम प्रकाश शर्मा जी, जो वो आज अच्छी जगह हैं, इस दुनिया में नहीं है, गोलोकवासी हैं, उनसे हमारा चुनाव था। उनको प्रथम वरीयता के 2900 कुछ वोट मिले थे और सेकंड वरीयता मिलाकर उनके 3640 वोट थे और मुझे प्रथम वरीयता के 7100 कुछ वोट मिले थे और द्वितीय वरीयता और सब मिलाकर 8222 वोट हमें प्राप्त हुए थे। आपका चुनाव एक ऐसे व्यक्तित्व से था जो पूरे प्रदेश की शिक्षा को मैनेज करते थे। अगर वो कोई काम करा देते थे तो ये कहा जाता था कि शर्मा जी ने करा दिया, मतलब सरकार काउंट नहीं होती थी शिक्षकों में। और शायद उनका पूरे प्रदेश में जो पैनल लड़ता था वही रहता था। ऐसी कई बार नौबत आई कि वो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष भी बने। इतने लंबे समय के कार्यकाल के व्यक्ति के सामने लड़ने में आपको फिक्र नहीं थी कि हम किसके सामने भिड़ा दिए गए? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं और उससे पहले मैं आरएसएस का कार्यकर्ता हूँ। मैं आरएसएस में मंडल कारवा से लेकर जिला प्रचार प्रमुख रहा, फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का भाजपा में उपाध्यक्ष रहा, उससे पहले जिलाध्यक्ष रहा बीजेपी का गौतम बुद्ध नगर का, पश्चिम का उपाध्यक्ष रहा, लंबे समय से काम करता। मुझे एक चीज का बड़ा लाभ मिला कि मैं कई जिलों में तो जिला प्रभारी रहा और मैं नीचे तक कार्यकर्ताओं के बीच में काम करता था। मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि ये काम कभी मेरे भी काम आएगा। जो पार्टी की सेवा तब करता था वही सेवा के भाव से आज भी काम करता हूँ कि जो शिक्षक जिसकी मैं सेवा कर रहा हूँ मेरे काम नहीं आएगा तो कम से कम मेरी पार्टी के तो काम आएगा, मेरी पार्टी को वोट करेगा, मेरी विचारधारा को मजबूत करेगा, मेरा विचार आगे बढ़ेगा, मेरा देश आगे बढ़ेगा। तो उस भाव के साथ मैं काम करता रहा हूँ, तो उसके साथ मुझे मिलता था, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत था, पहले से था। मैं कह के चलता था कि तुम इस बात की चिंता मत करो, लेकिन मैं आपके मुद्दे समझना, अपनी बात कहना, वो आपके बीच में लेके चल रहा हूँ। और मैंने पूरे कार्यकाल जिन लोगों ने मुझे वोट भी नहीं दिया, जिन लोगों ने मेरे खिलाफत की, जो मेरे सामने खड़े होकर वो दूसरों को चुनाव लड़ाया था, उनके भी काम को कभी मैंने मना नहीं किया, उनके भी काम कराए और ये सोचकर कराए कि कल तो ये मुझे नहीं जानते थे, अब तो कल मैं पिक्चर में नहीं था, तो कल ये किसी के साथ भी थे तो क्या फर्क पड़ता है। जहाँ इनकी निष्ठाएं थी वहां रहना इनका स्वाभाविक कारण था, लेकिन अब तो ये मुझे जानेंगे तो मेरे साथ जुड़ेंगे और मैं देख रहा हूँ कि वो प्रसन्नता के साथ जुड़ भी रहे हैं, उन्हें कोई नाराजगी का बिंदु भी उनके पास नहीं है। माने शर्मा जी वास्तव में एक बड़ा व्यक्तित्व थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। मुझे किसी ने बताया कि वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड में केवल 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो इतने लंबे समय तक हाउस में कंटिन्यू रहे हों किसी हाउस में। या तो माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी थे और या अमेरिका में कोई सज्जन है जो जी इतने लंबे समय तक लगातार कंटिन्यूअसली सदन में रहे। तो बड़ा व्यक्तित्व थे, शर्मा गुट नाम से उनका गुट चलता था, पूरे प्रदेश में कई एमएलसी जीतते थे उनके नाम से, उनके सहयोग से। तो उनसे चुनाव हुआ, मैं तो ये मानता हूँ अपना आशीर्वाद देकर अपना उत्तराधिकार हमें सौंप कर गए। नहीं, एक शर्मा ने दूसरे शर्मा को पटखनी दी और एक नहीं दी जी उनसे, उनका उत्तराधिकार प्राप्त किया है। अच्छा, उत्तराधिकार पटखनी नहीं दिया। शब्दों का चयन करना पड़ेगा। शिक्षक इसीलिए तो कहा जाता समाज का निर्माता हमारे बुजुर्ग है। मैं चुनाव जीतने के बाद, नहीं, मैं तो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, भगवान जहाँ भी हो उन्हें प्रसन्न रखें। हाँ, मैं चुनाव जीतने के बाद उनके पैर छूने गया, उनके घर पर जी, उनके पैर छूकर आशीर्वाद भी प्राप्त किया और उन्होंने मुझे शुभकामनाएं भी दी, आशीर्वाद भी दिया। और फिर मैंने कहा मैं आपका मार्गदर्शन लेता रहूंगा, आप बताते रहना कैसे कैसे करना है और हम मिलकर काम करेंगे। बोले ठीक है। उन्होंने खड़े होकर मुझे विदा भी किया, आशीर्वाद दिया अपना। अब दुर्भाग्य है हमारा कि वो 1.5 महीने बाद एक्सपायर। नहीं शायद उनको लगातार जब सदन में रहता है तो कभी कभी उम्र भी थी उनकी, लेकिन उम्र के साथ साथ वो वैसे सदमा भी नहीं थे कि उन पे इसका कोई प्रभाव पड़ता नहीं, क्योंकि वो बहुत जीवन के रंग देख चुके थे।
आप कल्पना करिए, वो 90 की उम्र के आसपास थे। हाँ, नहीं उम्र तो थी। उनका जज्बा तो देखो कि उस उम्र में वो चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, ये तो देखने की और सीखने की बात है कि इस उम्र में भी उनका जज्बा बराबर बना हुआ था। वो वाकई ये जो है एक ऐसा व्यक्तित्व थे, भीष्म पितामही मानिए उन्हें आप। शर्मा जी। मैं तो उनकी शोक सभा में गया था तो कह के आया हम्म, कि मेरा और उनका युद्ध तो ऐसा था जैसे भीष्म पितामह का और अर्जुन का था। अर्जुन युद्ध लड़ रहा था तो पता था मैं अपने बाबा से लड़ रहा हूँ, और बाबा को पता था मैं अर्जुन से लड़ रहा हूँ, ये मेरा पोता है। हम दोनों ने व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे पर कभी कोई आक्षेप नहीं लगाया चुनाव के दौरान, कोई हानि पहुंचाने का एक दूसरे को प्रयास नहीं किया। स्वच्छता पूर्वक चुनाव लड़ा दोनों ने, और शिक्षकों का प्रेम हासिल हो इसका काम किया, उन्होंने भी किया, हमने भी नहीं अब उनकी उम्र भी वो चली थी, और किया। आपका अपना एक प्रभाव था कि आप भी अपने व्यवहार में कुशल थे। व्यवहार कुशल व्यक्ति को हर व्यक्ति राजनीति में आगे बढ़ाता है। अब चुनाव फिर तैयार है, कौन आ रहा है सामने, क्या तैयारियां हैं? देखिए हमें तो अपनी पता है, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं और पहले दिन से कर रहे हैं। आज से नहीं, पहले दिन से, जिस दिन चुनाव जीते उससे